सेट सी है, ए और बी तो आप देख चुके हैं। और इसमें देखते हैं पर्यावरण दृष्टि से कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए। तो इसका 33% भूभाग पर, जी हाँ 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। लंबे समय से रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की उर्वरता कम होती है। अधिक समय तक आप रासायनिक खाद का प्रयोग करोगे तो भूमि की जो उपजाऊपन है कम होती जाती है। मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जाता है तो 100 दिन का है एवरेज माने, मगर किसी किसी राज्य में यह 150 दिन है। 100 को करें आप। विद्यालय में बच्चों को दिया जाता है तो इनको मध्याह्न भोजन दिया जाता है। सूचना प्रसारण को और तेज विश्वव्यापी बनाने में काफ़ी महत्व है। तो इसका आंसर है उपग्रह। उपग्रह इसका आंसर होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है कृषि भूमि की कमी से फसलों का उत्पादन घटेगा। तो अगर हम कृषि भूमि की कमी से फसलों का उत्पादन, अगर हम कृषि भूमि अगर कम होगा तो फसल का उत्पादन तो घटेगा, ये तो नॉर्मली बात है। जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रहा है तो कृषि भूमि का उपयोग रहवासी के लिए भी किया जा रहा है, मतलब घर बनाने में किया जा रहा है। तो उससे क्या होगा, फसलों का उत्पादन कम होगा। 10 रुपये के पत्र मुद्रा पर किसके साइन होते हैं? तो गवर्नर के। गवर्नर, गर्व की बात है 10 रुपये रखना। वित्त विधेयक में धन संबंधी प्रस्ताव होते हैं। वित्त है तो धन है, धन है तो वित्त है, मतलब पर्यायवाची, तो धन विधेयक। जन्म से 6 माह तक के बच्चों को आहार के रूप में क्या दिया जाता है? माँ का दूध दिया जाता है 6 माह तक। माँ का दूध अमृत के समान माना गया है। तो जन्म से 6 माह तक के बच्चों के लिए। भारत में पहली फिल्म दादा साहब फाल्के ने बनाई जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। राजा दादा साहब फाल्के की फिल्म का नाम है राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र कैसे लिखा गया देख लीजिए भाई। मात्रा त्रुटि भी कर देते हैं, मात्रा त्रुटि नहीं करना है। तो ये प्रथम हम लोग सेट बी में देखे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के क्या क्या परिणाम हुए। तो उसके एक म्यूनिक समझौता भी था, ये परिणाम हुआ म्यूनिक समझौता। और चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार हुआ और रूस से संधि, पोलैंड पर आक्रमण। तो ये कारण थे। तो ये कारण थे 1939 से 45 के बीच चला ये द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे? तो ये कारण थे म्यूनिक समझौता, चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार, रूस से संधि। तो आपको याद रखना पड़ेगा सन। आपको पोलैंड पर आक्रमण कब किया गया ये भी याद रखना पड़ेगा। आपको 1 सितंबर 1939 में आपको याद रखना पड़ेगा आक्रमण किया गया था। हिटलर और मुसोलिनी की रैलियों में क्या समानता थी? तो हिटलर जर्मनी और मुसोलिनी इटली के तानाशाही के रूप में जाना जाता है। दोनों की रैलियों में समानता इस प्रकार है। तो हम देखते हैं कि दोनों लोकतंत्र के कट्टर विरोधी थे, दोनों एक ही पार्टी के समर्थक थे, दोनों मध्यम और निम्न वर्ग के विरोधी थे और दोनों देश में तानाशाही शासन व्यवस्था चाहते थे। दोनों के आतंक से जनता भयभीत थी। तो ये हिटलर मुसोलिनी की रैलियों में समानता थी। जर्मनी की जीत का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका कारण है कि जर्मनी जैसे ही जीता, जीत का विश्व में क्या प्रभाव? विश्व में तानाशाही व्यवस्था स्थापित हो गई, लोकतंत्र का हमेशा के लिए अंत हो गया, एक दल एक नेता पनपने लगे। जैसे कि हिटलर की बात करें तो हिटलर जो था जर्मनी का चांसलर था। हाँ, तो भारत में लिंगानुपात के आरेख को देखकर मिलित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भारत में लिंगानुपात है, देखिएगा सबसे अधिक और सबसे कम लिंगानुपात किस दशक में हुआ? सबसे अधिक, देखिएगा सबसे अधिक हुआ है ये जिसका ग्राफ ऊंचा है, सबसे अधिक लिंगानुपात 1901 में और सबसे कम हुआ देखिए, मतलब ये सबसे कम है, ये सबसे प्लस में है लिंगानुपात की बात करें। तो इस तरह से ग्राफ आपको देखना पड़ेगा। जो ग्राफ जितना ऊंचा है वहाँ पर 972 है, जो ग्राफ नीचा है 927 है। तो 1991 में लिंगानुपात कम था, मतलब पुरुषों की संख्या ज़्यादा थी, महिलाओं की संख्या कम है थी। किस दशक के बाद लिंगानुपात निरंतर बढ़ता दिखाई दे रहा है? तो
लिंगानुपात बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 2001 के दशक के बाद लिंगानुपात बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए बढ़ रहे हैं 933, 940, अब क्या पता है 950 हो जाए। ये बढ़ते जा रहे हैं। अब है लिंगानुपात बढ़ने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। लिंगानुपात बढ़ने के कारण क्या होता है, शिक्षा हो गया, सामाजिक जागरूकता हो गया, अंधविश्वास की कमी हो गया, रूढ़िवादी का विरोध हो गया, महिलाओं की सोच में परिवर्तन। तो ये कारण हैं, मतलब लिंगानुपात बढ़ने के कारण। 2011 का लिंगानुपात लगभग किस दशक के बराबर हो गया, तो 940। अब देखिए यहाँ पर 1961 बराबर था। दी गई आरेख को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। दी गई आरेख का नाम लिखिए। तो दी गई आरेख का नाम क्या है, दंड आरेख है। और सबसे अधिक ऊर्जा का उपयोग किस देश में किया जाता है, तो सबसे अधिक जिसका टावर है ज़्यादा, जी हाँ 1035, तो मतलब अमेरिका। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी है, देखिए कहाँ भारत दिखाई दे रहा है, भारत ये दिखाई दे रहा है। और कितना है 614, तो कितना कम है सोचिए। दी गई आरेख में सबसे कम ऊर्जा खपत बांग्लादेश की है 2005 प्रति व्यक्ति, है ना, तो सबसे कम है देखिएगा ये बांग्लादेश का। आर्थिक विकास के साधन के रूप में भारत के महत्व पर प्रकाश डालिए। मानव स्वयं एक संसाधन है। आर्थिक विकास के साधन के रूप में मानव का बहुत अधिक महत्व है। हम जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में अनेक अवयव बिखरे हुए हैं। मानव पहले उसका पता लगाता है, फिर वह अपनी बुद्धि, प्रतिभा, क्षमता, तकनीक, ज्ञान और कुशलता से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने आर्थिक विकास के लिए उनके उपयोग की योजना बनाता है और उसका उपयोग करता है। तो ये बता रहा है कि आर्थिक विकास के साधन के रूप में मानव के महत्व पर मानव है तभी तो आर्थिक विकास हो रहा है, मानव है तभी तो संसाधन का उपयोग हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखना है कि मानव स्वयं एक संसाधन है। आर्थिक विकास कैसे कर रहा है मानव, क्योंकि उसके पास बुद्धि है, प्रतिभा है, क्षमता है, तकनीक है, ज्ञान है, कुशलता है। आप इसको कॉमा कर करके लिखते जाना है। इस कारण मानव कर रहा है। और इसमें भी है कि जो मानव है बहुत साहसिक कार्य भी कर रहा है, परिश्रम भी करता है। देखिए यहाँ पर परिश्रम भी है, यहाँ पर साहसिक यात्राएं भी दिया हुआ है, साहसिक कार्य भी कर रहा है, बहुत सारे खोजों कर रहा है। तो ये कारण है कि मानव बहुत अधिक उद्यमी है, मेहनती है, परिश्रमी है। इसका आर्थिक विकास तो मानव तो आएगा ही। समुचित उपयोग। फसलों के उत्पादन में वृद्धि के कुछ आधारभूत कारण क्या है, तो कुछ बोए गए क्षेत्र में वृद्धि, मतलब फसल का जो उत्पादन में वृद्धि क्यों हो रहा है, आपके खेत में धान की फसल ज़्यादा क्यों हो रही है, उपज ज़्यादा क्यों हो रहा है, उसका कारण है कुछ। तो सिंचित भूमि में वृद्धि, सिंचित भूमि मानसून पर निर्भर है, मगर अब कृत्रिम सिंचाई के साधन भी उपलब्ध करा दिया गया है। सौर ऊर्जा से आपका बोर चालू हो रहा है, आपको नहर भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो सिंचित भूमि में वृद्धि हो गया, उत्पादकता में वृद्धि हो गई आपके पास। अब रासायनिक खाद आ गए हैं, अच्छे अच्छे बीज आ गए हैं, जागरूकता भी बढ़ गई है, हेल्पलाइन की सुविधा तो चली रही है। तो ये उत्पादकता में वृद्धि। वैज्ञानिक पद्धति से कृषि हो रहा है, आजकल देख रहे हैं वैज्ञानिक पद्धति के जरिए ड्रिप सिस्टम हो गया सिंचाई के लिए। और बहुत सारी तकनीक है, रोपा तकनीक हो गई, यहाँ तक आपको दवा का छिड़काव के लिए भी रिमोट या ड्रोन तकनीक का प्रयोग हो रहा है। कृषि अनुसंधान केंद्र का योगदान है। कृषि अनुसंधान केंद्र है जैसे कि चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है, सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य अनुदान अभी अब 3100 रुपये का दिया है क्विंटल चावल का। तो इससे क्या हो रहा है, किसान जो हो रहा है और अधिक से अधिक खेतों में उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। कृषि पर भूमंडलीय का प्रभाव क्या है, तो इसके कारण है मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी होने का क्या कारण है, तो ये दिया हुआ है। फसल उत्पादन में किसान उन्हीं फसलों को प्राथमिकता देते हैं जिनमें लाभ अधिक हो। और हरित क्रांति के लिए गेहूं और चावल मुख्य खाद्यान्न फसल पर जोर दिया गया है। तो ये कारण है आखिर क्यों चावल गेहूं प्रमुख खाद्यान्न फसल है। वैश्वीकरण मतलब इस वैश्वीकरण को कहीं पर ग्लोबलाइजेशन भी करके क्वेश्चन पूछ दिया, कंफ्यूज नहीं होना। वैश्वीकरण पर सर्वाधिक दुष्परिणाम भारत में किस क्षेत्र में पड़ा है, तो ये बता रहा है कि सस्ती दर पर कारीगरों से माल लिया जा रहा है, जिससे कारीगर जो मतलब गरीब होते जा रहे हैं, कंपनी मालामाल हो रहा है। प्रतिस्पर्धा ने कुशलता को किनारे कर दिया है।
विदेशी व्यापार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नियंत्रण में चला गया है। औद्योगिक विकास के कारण पर्यावरण असंतुलित हो गया है। घने जंगलों को काट कर सड़कें और कारखाने बना रहे हैं। पक्की सड़कों के कारण भूमिगत जल स्तर घट रहा है। वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। औद्योगिकरण के कारण बीमारियां बढ़ गई है। जल जीवन कृषि सभी प्रभावित है और धन कुछ वर्गों तक ही केंद्रित हो गया है। अब भारत में बहुत ज़्यादा अरबपतियों की संख्या बढ़ गई है। केंद्रीकरण में जनसंख्या तो गरीबों की संख्या तो बढ़ती ही जा रही है क्योंकि प्रजनन दर बहुत अधिक है। ग्लोबलाइजेशन की दिशा में भारत के 1991 में क्या प्रमुख बदलाव किए गए? 1991 में बदलाव किए गए विदेशी व्यापार, विदेशी कंपनियां, उत्पादों को मुक्त निर्णय, सरकारी नियंत्रण कम कर दिया, विदेशी कंपनियों को अपने कार्यालय स्थापित करने की अनुमति दी है। ये आपको पॉइंट है। ये भारतीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री एक धुरी के रूप में काम करता है। वह मनमानी नहीं करे और तानाशाह न बने, इसके लिए किन किन बातों को सुनिश्चित किया गया है? तो यहाँ पर बताया गया कि जो प्रधानमंत्री है तानाशाह न होकर किस प्रकार से अपनी शक्तियों को, मतलब शक्तियाँ तो हैं, पावर तो है, मगर वो शक्तियों को अपने हिसाब से कर नहीं सकता। तो यहाँ पर दिया है नियंत्रण है। बिल पर बहस होगा। जो प्रतिपक्ष के नेता हैं या उनके पार्टी वाले हैं बिल पर बहस करेंगे। फिर शून्यकाल होगा। शून्यकाल संसद में प्रतिदिन होता है। इसमें तत्कालीन समस्या पर संसद सदस्य पूछते हैं जिसका जवाब प्रधानमंत्री को देना पड़ता है। तो इसका है काम रोको प्रस्ताव है। काम रोको प्रस्ताव भी है कि किसी आवश्यक आकस्मिक विषय पर आ जाने पर संसद में काम रोको प्रस्ताव रखा जाए जिससे संसद की नियमित कार्रवाई रोककर उस तत्कालीन विषय पर चर्चा करानी होती है जिसमें प्रधानमंत्री के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो काम रोको प्रस्ताव भी है। अविश्वास प्रस्ताव भी है और यहाँ पर दिया गया है कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करना। निंदा प्रस्ताव भी है सरकार की गलत नीतियों के लिए। वॉकआउट सदन से सदस्यों को बहिर्गमन है। अविश्वास प्रस्ताव है सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करना। तो इस प्रकार से कारण है और ये पॉइंट को आपको याद रखना है। इसको आप सीक्वेंस में समझिए ना कि प्रधानमंत्री जो है सर्वे सर्वा तो है मगर अपनी शक्तियों का एक लिमिटेड यूज़ कर सकता है क्योंकि संसद है। संसद में बिल का बहस होगा। संसद में निंदा प्रस्ताव लाया जा रहा है। संसद के जो सांसद है वॉकआउट भी कर ले रहे हैं। वॉकआउट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई सत्ता प्रतिपक्ष उनकी बातों को दरकिनार कर रहा है तो वॉकआउट कर लिए। अविश्वास प्रस्ताव भी लाना है तो सरकार को गिराना है तो ये भी है। और शून्यकाल भी ये होता है कि शून्यकाल में कोई भी प्रश्न निर्धारित नहीं होता। शून्यकाल प्रतिदिन होता है। उस शून्यकाल में आप कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको लंच वाला जो ब्रेक होता है। काम रोको प्रस्ताव भी है कि नहीं ये काम ठीक नहीं है तो अब रोका गया। निर्वाचन आयोग को क्या क्या कार्य है चार्ट के रूप में आप इसको समझने का प्रयास करिए। पॉइंट देखिएगा। पॉइंट को आपको ऐसे ही याद करना चाहिए। निर्वाचन का काम क्या है? मतदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना, जो वोटर हैं उनको ट्रेनिंग देना। अभी दिया भी गया है ना कि जो तहसीलदार है गांव ग्राम पंचायत पहुंच के बता रहा है कि भाई ये ईवी है, आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसमें बटन इसको दबाएं फिर क्या डिस्प्ले होगा। तो ये आपको पेपर किस प्रकार से गिरेगा तो आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि आप किसी बटन को दबा रहे हैं पीप की आवाज़ आएगी तो समझ लीजिए वोट डाल चुके हैं आप। उनको निर्वाचन आयोग का जो कार्य है मतदाताओं को जागरूक करना है। मतदाता सूची तैयार करना भी है भाई। राजनीतिक दलों को मान्यता देना भी है। चुनाव चिन्ह आवंटित करना है। निर्वाचन की व्यवस्था करना है। चुनाव आचार संहिता तैयार करना है। सांसदों विधायकों को अयोग्यता में राष्ट्रपति और राज्यपाल को परामर्श देना है। उम्मीदवार के खर्च की सीमा का अनुपालन करना है। चुनाव रद्द कर उपचुनाव करवाना है। तो ये बहुत ही सीक्वेंस में इसको आप याद कर सकते हैं। मुझे तो यहाँ पर तकरीबन 10 पॉइंट लगे। 10 पॉइंट को आपको याद रखना है। प्रश्न पूछेगा तो दबाव समूह राजनीतिक दल में क्या अंतर है? भाई दबाव समूह जैसे कि कुछ दबाव समूह हैं, एक विशेष वर्ग होते हैं और जिसका एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो दबाव समूह हैं वो भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं
और किसी न किसी कारणवश उसको बनवाने के लिए अथक प्रयास करते हैं। तो आप देख लीजिएगा दबाव समूह हमने देखा कि आपको इंटक है, एटक है, एबीवीपी है, ये दबाव समूह है। देखिए दबाव समूह एक वर्ग विशेष में जुड़े हुए लोगों की ही होते हैं या किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने बनाया जाता है और राजनीतिक दल के समान विचारधारा वाले लोग होते हैं और शामिल होते हैं इसमें। दबाव समूह अनेक उद्देश्यों को पूरा करने में दबाव डालता है और ये तो राजनीतिक उद्देश्य को पूरा ही करता है। प्रत्यक्ष भागीदार नहीं होते, प्रत्यक्ष भागीदार होते हैं। तो ये दबाव समूह देख रहे हैं आप। स्थानीय निकाय में चुनाव का प्रतिशत क्यों बढ़ा हुआ रहता है? तो अब देखिएगा भाई, गांव में आप सरपंच का चुनाव होता है तो संख्या इतनी ज़्यादा होती है वोटरों की कि आपको देखेंगे कि 98% तक वोटिंग होता है। इसकी वजह क्या होता है भाई? लोकसभा और विधानसभा की तुलना में यहाँ क्यों होता है? क्योंकि देख रहे हैं कि जनता अपने स्थानीय स्तर पर ज़्यादा रुचि लेता है। जनता जो उम्मीदवार है उससे अच्छे से परिचित होता है और देखिए बहुत सारे कारण, जनता की रुचि अधिक रहती है। क्षेत्रीय विकास की जो भावना होती है वो सीधा संबंध होता है। स्थानीय सुधार कार्यों पर का लाभ सीधा जनता को मिलता है। स्थानीय निकाय की चुनाव प्रक्रिया स्थानीय कार्यों पर आधारित होता है तो लाभ हानि की। तो इस प्रकार से मॉडल सी का मॉडल क्वेश्चन पेपर सोशल साइंस का है, इसको आप पढ़िए। पॉइंट ही पॉइंट है। ज़्यादा नंबर वाले प्रश्नों को पहले सॉल्व कीजिए। पॉइंट को आपको चार्ट के रूप में बनाना है, जैसे कि यहाँ पर निर्वाचन आयोग के कार्य को आपने किया। आप चार्ट बनाने के रूप में और बना सकते हैं, जैसे कि आप बना रहे हैं तो आप ट्रायंगल में बना सकते हैं। जी हाँ, ट्रायंगल में बना सकते हैं। 4 पॉइंट है, या तो स्टार बना सकते हैं। ये आपको यहाँ पर कोई टॉपिक लिख दीजिए, यहाँ पर 1 2 3 डाल दीजिए और यहाँ पॉइंट लिख दीजिए। या तो आपको लताएं के आधार पर बना लेना है, लताएं जो मतलब इस तरह से बना दिए। तो इस तरह से आप ग्रुप सेट सी को पढ़ने के बाद लास्ट और अंतिम मॉडल क्वेश्चन पर है सेट डी, इसको ज़रूर देखिएगा।